प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और इसका भी टॉपिक चल रहा है कोलाइडी विलयन या कोलाइड स्टेट। तो पिछले लेक्चर तक हमने इसमें कोलाइडी के प्रकार और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बीच अंतर को डिस्कस कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जैसा कि पहले बताया था, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कोलाइडी विलयन हमारे दो प्रकार के हैं। एक है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को हम द्रव स्नेही सोल के नाम से भी जानते हैं। तो जो द्रव स्नेही है बच्चों, उसमें तो कोई परेशानी या कोई कठिनाई आती ही नहीं है। द्रव स्नेही सोल या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, मैंने बताया था सोल कहां लगाया जाएगा। सोल हम उस कोलाइडी निकाय में लगाएंगे जिसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है। तो हम ऐसे ही द्रव स्नेही सोल का बनाने की डिस्कशन कर रहे हैं। तो भैया, द्रव स्नेही पदार्थ का परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए द्रव स्नेही पदार्थों को उपयुक्त परिस्थितियों में माध्यम के साथ हिलाकर या गर्म करके ही जो कोलाइडी अवस्था है या कोलाइडी विलयन है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पदार्थ प्लस माध्यम, कौन सा? द्रव माध्यम या परिक्षेपण माध्यम, ये लेंगे और इसको मिलाते ही हमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन, ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम प्रयास करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड बनाने का, वो आसानी से नहीं बनते हैं। तो उनके बनाने की कई विधियां हैं। हम इस टॉपिक में द्रव विरोधी कोलाइडों को या द्रव विरोधी सोल, इनके बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो इसकी कई विधियां हैं। पहली विधि कहलाती है परिक्षेपण विधि। इसको हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण विधि या डिस्पर्सन मेथड। ये वो विधियां हैं जो उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाती हैं या कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग होती हैं जिन पदार्थों के कणों का साइज कोलाइडी साइज से बड़ा होता है। कोलाइडी साइज से बड़ा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे इनमें हम क्या करेंगे। जब बड़े साइज को कोलाइडी साइज में परिवर्तित करना हो तो हम उसको बारीक करेंगे, अर्थात पीस देंगे। तो परिक्षेपण विधि क्या कहलाती है? पीसने वाली विधि। ठीक है। इसमें हम बड़े साइज को काय में परिवर्तित कर रहे हैं? कोलाइडी साइज में या छोटे साइज में। इसकी कई विधियां हैं। जैसे परिक्षेपण की पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण या मैकेनिकल डिस्पर्शन। चलो नंबर फर्स्ट, यांत्रिक परिक्षेपण। इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन। ठीक है। मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब क्या है? क्या करते हैं इसमें? जब बड़े कोलाइडी कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिल में या कोलाइडी चक्की में पीस कर छोटा किया जाता है, बड़े को छोटा किया जाता है, तो इस विधि को यांत्रिक परिक्षेपण कहते हैं। क्योंकि ये काम हम यांत्रिक शक्ति द्वारा कर रहे हैं, मिल में कर रहे हैं, चक्की में कर रहे हैं। इस विधि का उदाहरण क्या है? जैसे डीडीटी, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम है गैमेक्सीन। इसी को क्या कहते हैं? गैमेक्सीन। डीडीटी या इसका बीएचसी का कोलाइडी विलयन बनाना, ये यांत्रिक परिक्षेपण का कार्य है या यांत्रिक परिक्षेपण विधि से बनाया जाता है। अब दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण। जो इसका सेकंड मेथड है, दूसरी विधि है, वो है विद्युत परिक्षेपण। ये इसकी दूसरी विधि की बात हो रही है, विद्युत परिक्षेपण विधि। या विद्युत परिक्षेपण को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। इसकी एक दूसरा वो नाम है ब्रैडिग आर्क विधि। ब्रैडिग आर्क विधि, ये भी इसी का नाम है। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? ये विधि उन धातु के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग होती है जिसमें धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है। इस विधि में कोलाइडी विलयन बनाने में जो प्रयोग होती है वो धातु होती है। और इस विधि में जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसको इलेक्ट्रोडों के बीच स्पार्किंग करके पहले काय में बदल लेते हैं, वाष्पीकृत कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए आप, जैसे परिक्षेपण का मैंने बताया था, बड़े कण को छोटा करना, अगर कहीं
ये परिस्थिति आती है तो वहां हम परिक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम बड़े कण को छोटा ही करेंगे, लेकिन यांत्रिक परिक्षेपण में तो हमने चक्की में पीस के कण को छोटा कर लिया था। विद्युत परिक्षेपण विधि में हम क्या करते हैं, बड़ा कण जिसका हमें कोलाइटिव विलयन बनाना है, अक्सर इसमें हम धातुओं का प्रयोग करते हैं, धातु का कोलाइटिव विलयन बनाने में यूज होती है। तो जिस भी धातु का कोलाइटिव विलयन बनाना हो उसी के इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और उन इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराते हैं, जिससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराएंगे तो वो जो मेटल है वो वाष्पित हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है। और ये प्रोसेस हम जिस पात्र में करा रहे हैं उस पात्र को एक बड़े बर्तन में रख देंगे जिसमें बर्फ लगी होगी आइस में, ठंडे माध्यम में रख देंगे। उस ठंड की उपस्थिति में ये जो वाष्पीकृत हुआ था मेटल, जो वाष्प बनी थी, वो फिर कंडेंस होकर या संघनित होकर कोलाइड आकार के पार्टिकल में बदल जाती है। इस विधि को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिक्षेपण। वास्तव में इस विधि में दोनों क्रियाएं होती हैं, वाष्पन भी और संघनन भी, ठीक है ना, वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। अब मैं इसका एक आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए हमने ये कोई पात्र लिया, ये ले लिया हमने पात्र, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, धन इलेक्ट्रोड भी वही होगा और ऋण इलेक्ट्रोड भी उसी धातु का होगा जिसका हमें कोलाइटिव विलयन बनाना है। मान लीजिए हमने इसको ले लिया माइनस और इसको ले लिया प्लस। क्या है ये मेटल के इलेक्ट्रोड है, ये है मेटल इलेक्ट्रोड, ये वाला भी और ये वाला भी। अब जब हम इनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर देंगे, इनको स्रोत से जोड़ देंगे, बैटरी से या किसी भी सोर्स से, तो इनमें करंट प्रवाहित होगी और जब दोनों का करंट एक दूसरे से टकराएगा तो क्या डेवलप होगा, इसमें आर्क, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होगी इनमें। और इस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से ये जो मेटल रॉड है, इसके परमाणु या इसके अणु बाष्पीकृत हो जाएंगे, वो वाष्प में बदल जाएंगे, यहां से वाष्प उठनी शुरू हो जाएंगी इनकी। अब इस बर्तन को हम क्या करते हैं, एक और बड़े बर्तन में लेते हैं। इसमें ले लिया, मान लीजिए एक बड़ा टब टाइप का हमने इसमें ले लिया और इसमें यहां भर दिया हमने बर्फ, ये इसमें हमने ऐसे यहां ये बर्फ भर दी, ये सब में चारों तरफ इसके बर्फ भर दी। अब इस बर्फ के भरने से क्या होगा, इसका क्या यूज है, इसके भरने से हमें भैया ये फायदा होगा कि ये जो यहां से वेपर्स उठी, जो वाष्प उठी, वो इस बर्फ में ठंडी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें हम माध्यम क्या लेंगे, यहाँ एक लिक्विड तो भरा जाएगा, डिस्पर्सन जो मीडियम है वो भी तो भरेंगे, ये तो डिस्पर्स फेज हो गई मेटल, यहाँ एक मीडियम लेंगे डिस्पर्सन मीडियम, वो क्या लेंगे, ये जल और NaOH का विलयन, यानी तनु NaOH। इसमें हम इन मेटल रॉड को इलेक्ट्रिक स्पार्क करा देंगे, जिससे इनमें से वाष्प के रूप में इसके अणु परिवर्तित हो जाएंगे और इस बर्फ की उपस्थिति में ठंड के कारण या ठंडा होने के कारण मीडियम, इस ठंडे मीडियम में ये काय में चेंज हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे या संघनित हो जाएंगे और इस साइज के पार्टिकल में ये वाष्प बदल जाएंगी कोलाइड साइज के, जिनका साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, इस रेंज के साइज में बदल जाएंगे। तो ये थी हमारी विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। ये ब्रेडिंग ने दी थी और इसमें एक प्रोसेस में आर्क डेवलप होती है, इसलिए इसको हम ब्रेडिंग आर्क कहते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो, अगर हमने ऑर्गेनिक लिक्विड ले लिया, जैसे यहां तो इनऑर्गेनिक लिया था, NaOH का सॉल्यूशन अकार्बनिक पदार्थ है, अगर हमने इसकी जगह कोई कार्बनिक पदार्थ ले लिया, तब हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम जो यहां स्पार्किंग कराएंगे वो DC की जगह, यानी बैटरी ना जोड़ के, फिर हम उसमें कौन सा करंट लेंगे, AC। वो यहां DC ना लेके कैसा करंट लोगे, AC करंट, ठीक है, AC विद्युत धारा में प्रवाहित करनी पड़ेगी। खाली ये कब, जब हम परिक्षेपण माध्यम ऑर्गेनिक लेंगे, कार्बनिक। अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड टाइप है किसका, मैकेनिकल डिस्पर्शन या यांत्रिक परिक्षेपण, परिक्षेपण विधियों का जो तीसरा टाइप है, पहला यांत्रिक परिक्षेपण, दूसरा विद्युत परिक्षेपण। अब तीसरे प्रकार का परिक्षेपण है उसे हम कहते हैं पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। इसका क्या मतलब है भैया, देखो, पेप्टीकरण का मतलब है किसी अवक्षेप में कोई अपघट्य मिलाकर। अब देखो, जो अवक्षेप है, अवक्षेप किसे कहते हैं हम, जिसके कणों का साइज कोलाइडी साइज से बहुत अधिक होता है। तो अगर हम अवक्षेप के कणों को कोलाइडी साइज में बदलना चाहते हैं तो उनको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने की क्रिया में कौन सहयोग करता है, विद्युत अपघट्य। तो किसी ताजा बने हुए अवक्षेप का विद्युत अपघट्य की क्रिया द्वारा कोलाइडी अवस्था में परिवर्तन करना पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक इसके एक विपरीत अभिक्रिया होती है स्कंदन, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या करते हैं, उसमें अपघट्य में
कोलाइडी विलयन में अपघट्य मिलाकर अवक्षेप प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कंदन। इसमें अवक्षेप को अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर रहे हैं, इस क्रिया को हम कहेंगे पैप्टिकरण। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में पैप्टिकरण पर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या देंगे इसकी, कि किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों में परिवर्तन पैप्टिकरण कहलाता है। क्या बताया मैंने, किसी ताजा अवक्षेपित या ताजा अवक्षेप का, इसमें क्या मिला दूं, कोई भी उपयुक्त अभिकर्मक मिलाने पर अभिकर्मक का काम कौन करेगा, अपघट्य। क्या चीज बन जाएगी इससे बन जाएंगे कोलाइड पार्टिकल या कोलाइडी कण। तो किसी अवक्षेप का उपयुक्त अभिकर्मक की उपस्थिति में कोलाइडी पार्टिकल में या कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी सोल में बदलना क्या कहलाएगा, पैप्टिकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे हम ले लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप है। इस अवक्षेप में अगर मैं कौन सा अभिकर्मक मिला दूं, FeCl3। ठीक है, तो जैसे ही मिलाऊंगा तो FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, इसका कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। कौन सी प्रोसेस से प्राप्त हुआ है, कौन सी विधि से, अवक्षेप में उपयुक्त अभिकर्मक मिलाने पर। और इस अभिकर्मक को हम क्या कहेंगे, ऐसा अभिकर्मक जो अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन कर गया, उसे हम कहते हैं पैप्टिकारक। इसको पैप्टिकारक के नाम से हम जानते हैं। तो किसी पैप्टिकारक की उपस्थिति में किसी अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, पैप्टिकरण कहलाएगा। अब इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि पैप्टिकारक हम ऐसा लेंगे जिसमें अवक्षेप से कोई एक आयन उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन आयन इफेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों में एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे FeOH का होल थ्राइस में Fe आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। इसी तरह FeCl3 में Fe आयन है और क्लोराइड आयन है। तो इसमें Fe आयन जो है ये कॉमन आयन है, इसलिए हम FeCl3 को किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, पैप्टिकारक के रूप में। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर हमने FeOH का होल थ्राइस में, जो कि यो प्रेसिपिटेट था, अवक्षेप था, इसमें FeCl3 मिला दिया तो फिर ये कोलाइड में कैसे परिवर्तित हो गया। तो बच्चों इसको बड़ा ध्यान से समझें। देखो, प्रेसिपिटेट का मतलब अणुओं का पास पास होना। प्रेसिपिटेट का मतलब जब अणु बहुत पास पास हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा। और कोलाइडी विलयन का मतलब, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है, अर्थात इसमें अणु अवक्षेपित ना हो, दूर दूर हों। जब दूर दूर होंगे तो अवक्षेप नहीं बनेगा। अब दूर दूर कैसे होंगे, होता इसमें यह है, FeOH का होल थ्राइस पर मान लीजिए आप ऐसे समझें कि ये FeOH का होल थ्राइस, इसका एक कण है। ये क्या है, इसका एक कण है। कैसा आवेशित है वो, धनावेशित। क्यों है धनावेशित, वो मैं समझा रहा हूं अभी। अब इस FeOH के होल थ्राइस पर जो सम आयन है, कौन सा है, Fe आयन, उस Fe आयन के पार्टिकल या Fe आयन इस पर आकर अधिशोषित होंगे। अवशोषित नहीं होंगे, ध्यान रखें, अधिशोषित, ऊपरी लेयर पर आकर इसकी एब्जॉर्ब हो गए। जब एडजॉर्ब हो गए इस पर कौन, Fe+3 आयन। ये भी Fe+3 है, ये भी और ये भी। ठीक, अच्छा, ये वाला क्या है, ये है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल पे जब Fe+3 अधिशोषित हो गया इसके ऊपर, ऐसे ही इसके पास में दूसरा अवक्षेप में तो ये पास पास थे, जब पैप्टिकारक आया जिसमें समान आयन उपस्थित था और वो इनके ऊपर अधिशोषित हो गया, ये इसका दूसरा अणु है। किसका, FeOH का होल थ्राइस का, ये इसका दूसरा अणु है। और इसके ऊपर भी काय का पार्टिकल है, ये वाला Fe+3 का। अब देखो, दोनों यो भी Fe+3 है और यो भी Fe+3 है। जब सेम चार्ज पास पास आएंगे तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इस प्रतिकर्षण के कारण ये जो इसके पार्टिकल हैं या कोलाइडी माध्यम, कोलाइडी प्रावस्था है, प्रावस्था के कण हैं, ये एक दूसरे के समीप नहीं जाएंगे, जिससे इसका स्थायित्व बना रहेगा, इस विषमांगी तंत्र का स्थायित्व बना रहेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास चले गए, ज्यादा निकट आ गए, तो फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज को तो हम दूर कर रहे थे। इन कणों में हमें बीच में दूरी बना देनी थी। दूरी बनाने का मतलब इनका साइज छोटा करना। ये आपस में मिलकर तो बड़े थे, इनका साइज छोटा करने के लिए हमने ये विधि प्रयोग की। इस तरह हमने बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। इसी तरह अगर आप देखें
कि AgCl का हमें बनाना है कोलाइड विलयन, वो भी इसी विधि से बना लेंगे। लेकिन उसमें हम क्या लेंगे, AgCl की क्रिया या AgCl में पेप्टिक कारक का काम कौन करेगा, HCl ले लिया आपके हमने। इसमें भी Cl आयन है, इसमें भी Cl आयन। समायन प्रभाव के कारण क्या होगा, AgCl पर ये AgCl का अणु, इसके ऊपर Cl के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए। ये ऐसे दूसरा अणु आया AgCl का, इस पे भी Cl के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए। इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये दूर दूर चले गए और जो AgCl का प्रेसिपिटेट था वो उसका साइज छोटा होकर किस रेंज में आ गया, कोलाइडी रेंज में। ठीक है, इस तरह हम पेप्टिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रेसिपिटेट को कोलाइडी निकाय की या कोलाइडी सॉल्यूशन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जो दूसरी है संघनन विधियां। संघनन विधियां पहली वाली थी परिक्षेपण की, जिसमें छोटे को बड़ा करा था, सॉरी बड़े कण को छोटा कण में बदल दिया था। अब है हमारी संघनन विधियां यानी कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। कंडेंसेशन मेथड में क्या करते हैं, संघनन या कंडेंस का मतलब इसमें छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़े साइज में यानी कोलाइडी साइज में। इस विधि का उपयोग कहां करेंगे, ऐसे छोटे कणों को कोलाइडी अवस्था में लाने के लिए जिनका आकार कोलाइडी रेंज से कम है। इसके लिए कई विधियां हैं फिर से, जैसे पहली विधि है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या बोले तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है समझ लीजिए। इसके द्वारा इस विधि का प्रयोग हम कहां करेंगे, जब हमें नॉन मेटल्स का बनाना होता है। नॉन मेटल्स मतलब अधातु, नॉन मेटल्स के कोलोइडी सॉल्यूशन बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, इसके जलीय विलयन का, H2S के जलीय विलयन का SO2 द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं हम प्लस SO2। और जब ये एक्वस है, इसके जलीय विलयन का SO2 द्वारा जब ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बन जाएगा, H और O मिलकर H2O निकाल देंगे, यहां S आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो दो H का मतलब यहां हो जाएंगे 2 O बराबर हो गए, 2 दूनी 4, तो यहां भी फिर 2 लगा दो। एक ऐसे 2 ऐसे ही, एक 3 ऐसे है। संतुलित समीकरण ये होगी 2H2S प्लस SO2 इक्वल टू 2H2O प्लस 3S। ये सल्फर सॉल्ट बनाने की विधि है। ठीक है, दूसरा मेथड है अपचयन या रिडक्शन। रिडक्शन या अपचयन विधि। अपचयन, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मेटल्स हैं इसके द्वारा किसका यूज करेंगे, क्या नाम, किनको परिवर्तित करने में इसका यूज करेंगे। कुछ मेटल हैं AU AG PT जो भारी धातु हैं, इनके सॉल्ट बनाने के लिए, इनके कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं, इन मेटल्स के लवण के जलीय विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल एमीन प्रवाहित कर देते हैं और उसके द्वारा इनको अपचयित कर देते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। ऑरिक क्लोराइड के AuCl3, ये ऑरिक क्लोराइड है, सोने का लवण है। इसकी क्रिया हाइड्रोजीन से करा दी। हाइड्रोजीन का सूत्र याद कर लो, NH2NH2। इससे क्रिया कराओगे, करा कौन सी क्रिया रहे हैं हम, अपचयन। अपचयन कराने का मतलब AuCl3 का अपचयन कब होगा, जब इसमें से ऋणात्मक अवयव यानी Cl निकल जाएगा, अर्थात Au बचेगा, प्लस जब Cl यहां से हटेगा और इसके पास H है तो H और Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl, और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। अब इसको संतुलित कर लेंगे बस। देखो 4AuCl3, 3 हाइड्रोक्सिलामीन, 4Au, 12 HCl और 3 नाइट्रोजन। ये तो ये गोल्ड सोल हमारा प्राप्त हो जाता है इस विधि से। अगर ऑरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड के द्वारा अपचयन कराएं तो गोल्ड सोल तब भी मिलेगा। इसको हम पर्पल ऑफ गैसियस कहेंगे। उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का, उसका रंग बैंगनी रंग का होता है, इसलिए उसको पर्पल ऑफ गैसियस कहते हैं। इक्वेशन उसकी भी देखो क्या बनती है, AuCl, ये तो था हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, AuCl3 ऑरिक क्लोराइड, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, स्टेनस क्लोराइड से, SnCl2 से। क्या हो रहा है, SnCl2 का ऑक्सीकरण और इसका अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर यहाँ Au है तो यहाँ SnCl4। ठीक है, पहले इसी को बैलेंस करो। Cl इधर 4, इधर 2 3 5 नहीं पूरे हुए, क्या करें, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, इस तरह पूरे होंगे। यहाँ 3, 3 दूनी 6 और ये 2, 6 हो गए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 Cl, और यहाँ लगा दो 3, 3 चौक 12 Cl पूरे हो गए। 3 SN, 3 SN, Au यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 लगा दो। SnCl2 से अगर इसका हम AuCl3 की अभिक्रिया कराएंगे तो इसका तो अपचयन होगा किसमें, Au में, और SnCl2 का ऑक्सीकरण हो गया SnCl4 में।
अब ये SnCl4 जल से क्रिया करेगा क्योंकि इसका जलीय विलयन था UCl3 का, और क्या बना देगा SnO2 और HCl। इसको बैलेंस करो, Cl 4 हैं तो 4 तो HCl करो। अब H कितने हो गए 4, तो 2H2O करना पड़ेगा यहाँ, और SnO का 2 हो गए तो बस बैलेंस हो गई। 2H2O SnCl4 SnO2 HCl, ये जो SnCl4 है यो इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमें गोल्ड सोल यहाँ प्राप्त हो जाता है। कौन से मेथड से? रिडक्शन या अपचयन मेथड से। तीसरा है जल अपघटन विधि। तीसरी विधि संघनन विधि की तीसरी विधि है जल अपघटन विधि या हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन विधि। इस विधि का उपयोग हम कहां करेंगे बच्चों? इस विधि का उपयोग हम ऐसे धातुओं के सोल बनाने में करेंगे जो भारी धातु होती है, जैसे Fe है, Sn है, एल्यूमिनियम है। इन धातुओं का सोल अगर बनाना है, बल्कि इनके भी ऑक्साइड धातुओं की तो ऊपर हमने पढ़ ली, इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इनका अगर हमें सोल बनाना है तब हम हाइड्रोलाइसिस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको बनाना है फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। तो देखो बच्चों, हमें बनाना फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो फेरिक कौन सा लवण ले लें? मान लीजिए हमने FeCl3 लिया और इसका जल अपघटन करा दिया, ये इससे क्या बनेगा? FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। अब इसको बैलेंस करना शेष है, और कुछ थोड़ी करना बचा इसमें। कैसे करेंगे बैलेंस? यहाँ 3 Cl है FeCl3 में, यहाँ 1 है, 3 लगा दो, ठीक है। अब Fe1 तो इसका काम खत्म हो गया। अब H देखो, 3H यहाँ 3H यहाँ, कितने हो गए? 6H। कितने हो गए ये? 6H, और यहाँ 2 हैं तो यहाँ 3 लगाओ तो 3 दूनी 6, O3 ये बैलेंस हो गई। तो FeOH का होल थ्राइस मैंने बताया था, FeSnAl, इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का सोल बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनाना था, तो हमने क्या कर दिया? फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करा दिया, ठीक है, ओके। अब इसकी बच्चों नेक्स्ट चौथी विधि है उभय अपघटन विधि या डबल डिकम्पोजिशन। कौन सी प्रोसेस है? डबल डिकम्पोजिशन। इसी को हम कहते हैं द्विअपघटन या उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन, उभय अपघटन विधि। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा अक्सर हम सल्फर सोल बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? सल्फर सोल। धातुओं के सल्फाइड के सोल बनाने हो तब हम इस विधि का यूज करते हैं, और इसमें आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। किसी भी धातु के ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में, क्या बताया मैंने? किसी भी धातु ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है आर्सेनिक सल्फाइड, इसमें प्रमुख इसका उदाहरण रहता है आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 सोल। इसका सोल बनाना है तो क्या लेंगे? आर्सेनिक का ऑक्साइड ले लो भैया। आर्सेनिक के ऑक्साइड का सूत्र AS2O3। कैसा ले लिया? इसका जलीय विलयन यानी एक्वस, और इसमें केवल हमें H2S प्रोवाइड करनी है। H2S को प्रोवाइड कर दिया, क्या होगा? O की जगह S, O की जगह S और S की जगह O। जब O आ जाएगा तो H2O बन जाएगा, और ये क्या बन गया? AS2S3 प्लस H2O, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर दो, 3H2S और 3H2O, ये एक्वस का, ये सोल बन गया इसका, ये आर्सेनियम सल्फाइड का सोल। तो ये थी हमारी डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन विधि, ठीक है। तो ये तो बच्चों थी हमारी कुछ द्रव विरोधी कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने की विधियां। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोलाइडी विलयनों का शोधन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शोधन मतलब शुद्ध करना, उसमें अशुद्धियों को छानना, वो कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन या शोधन किसका? कोलाइडी विलयन। शोधन का मतलब है अशुद्धियों को दूर करना। अब जो अशुद्धियां हैं भैया, ध्यान रखेंगे बच्चों, जो अशुद्धि है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक अशुद्धि तो वो होगी जो विलेय होगी, जो कोलाइडी सॉल्यूशन में विलेय होगी। दूसरी अशुद्धि वो हो सकती है जो अविलेय हो। तो अगर हमको इस अविलेय अशुद्धि को दूर करना है, तो इसको दूर करने का तो आसान तरीका है, इसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। किससे? फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर में छान लेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन नीचे निकल जाएगा और अशुद्धि अलग हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर विलेय है, अगर अशुद्धि विलेय है, तो इसको छानने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसको जो छानने की प्रोसेस है वो कहलाती है डायलाइसिस। कौन सी विधि से हम इसको यूज करेंगे? डायलाइसिस। स्पेलिंग होती है DIA, इधर कर लूं मैं ताकि आप लोगों को दिख जाए, ये DIALYSIS।
LYSIS, डायलाइसिस। डायलाइसिस को हिंदी में हम कहते हैं अपोहन। क्या कहेंगे? अपोहन। अपोहन विधि से हम विलेय अशुद्धि को दूर करते हैं और फिल्टर द्वारा छानकर अविलेय अशुद्धि को दूर करते हैं। तो अविलेय को दूर करना तो फिल्टर पे छान लिया, अलग हो गया। इंपॉर्टेंट जो है वो है अपोहन या विलेय अशुद्धि को दूर करना। इस पर शॉर्ट नोट अक्सर आ जाता है। तो अब हम समझेंगे अपोहन या डायलाइसिस। डायलाइसिस या अपोहन, ये क्या होता है बच्चों? तो बच्चों, जैसा मैंने बताया कि किसी भी विलेय अशुद्धि को दूर करने की एक विधि है। कौन सी? अपोहन। एक तो अपोहन है इसको दूर करने की विधि, और एक और विधि होती है, उसे कहते हैं हम अति सूक्ष्म फिल्टरन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे इसको तो फिल्ट्रेशन कहेंगे अविलेय को, और इसको दूर करने की एक तो अपोहन हो गई एक विधि, और एक और विधि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यही लिखे देता हूं इसको भी मैं लो, ताकि टॉपिक छूट ना जाए, ध्यान आ जाए फिर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्टरन हिंदी में कहते हैं। तो अब हम एक एक चीज समझेंगे, पहले अपोहन फिर इसे समझेंगे। अपोहन विधि ये इस तथ्य पर आधारित होती है कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें घुले पदार्थ यानी जो अशुद्धि हैं उनके कण पार्चमेंट झिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। पहले ही पढ़ा हमने जब कोलाइडी निकाय पढ़ रहे थे या कोलाइडी की विशेषताएं पढ़ रहे थे, लेकिन कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली से आर पार नहीं निकल सकते। ठीक है, तो इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे, क्या कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से उसमें उपस्थित विलेय अशुद्धियों को निष्कासित करना अपोहन कहलाता है। क्या लिख देंगे? पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या होगा इसके द्वारा? कोलाइडी विलयन में से, कोलाइडी सॉल्यूशन में से किसको अलग करना है? विलेय घुले हुए, ये लिखना जरूरी है। अविलेय होगा तो फिल्टर से कर देते। विलेय अशुद्धियों को दूर करना, ये क्या कहलाएगा? यही अपोहन कहलाता है। ठीक है, अब कभी कभी उसमें पूछ लिया जाता है कि जो पार्चमेंट झिल्ली है वो मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह क्या कोई और झिल्ली भी यूज कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, पार्चमेंट झिल्ली की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सेलोफोन, सेलोफेन, एक तो इसका यूज कर सकते हैं पार्चमेंट झिल्ली की जगह। एक कर सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट का, सेलुलोज नाइट्रेट, इसका उपयोग भी हम पार्चमेंट झिल्ली की कर सकते हैं ये स्थान पर। एक सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज एसिटेट, इन सब का यूज भी हम किसकी जगह कर सकते हैं? पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर। और ये सभी झिल्लियां जो इन मटेरियल्स की बनती हैं, जो झिल्ली के रूप में हम यूज करेंगे, वो कहलाती हैं अपोहक झिल्लियां। वो क्या कहलाती हैं? ये सब अपोहक झिल्लियां हैं, अपोहक झिल्लियां। डायलाइजर या डायलाइसिंग मेम्ब्रेन, ये कहते हैं इनको। इन्हीं की सहायता से हम अपोहन की क्रिया कराते हैं। अब हमें समझना यह है कि क्रिया में होता क्या है। देखो, अपोहन की क्रिया में पार्चमेंट झिल्ली की बनी एक थैली होती है, ऐसी थैली नुमा हम ये पार्चमेंट झिल्ली की ये बना देते हैं। ये पार्चमेंट झिल्ली की थैली ये ले ली हमने। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इस थैली को पार्चमेंट झिल्ली से बनी जो थैली है, जो थैली कह दो या थैली से लगा हुआ पात्र कहते हैं, इसे कुछ भी इसको नाम देते हैं, इसको हम कहेंगे अपोहक या डायलाइजर। ये क्या कहलाएगी? डायलाइजर। इसी को हम डायलाइजर कहेंगे, अपोहक। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? इसमें हम कोलाइडी विलयन भर देंगे, इसमें कोलाइडी सॉल्यूशन इसके अंदर भर देंगे, जिसमें ऐसा कोलाइडी विलयन भर देंगे जिसमें अशुद्धि होगी। कैसी? विलेय अशुद्धि। ठीक है, और इसको एक जल से भरे हुए पात्र में रखेंगे जिसमें पानी हो, और ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि इस पात्र में इधर से तो पानी एंटर कर रहा हो और इधर को निकलने की व्यवस्था हो पानी के। तो इसके अंदर से तो अभी मैंने बताया था कि पार्चमेंट झिल्ली की क्या विशेषता है? इसमें से अशुद्धि के कण तो निकल जाएंगे लेकिन कोलाइडी कण नहीं निकलेंगे। तो इसके बाहर चूंकि यहां तो पानी है, इसमें क्या आ जाएंगे? इंप्योरिटी या अशुद्धि, इंप्योरिटी इससे बाहर निकल जाएंगी। इसमें झिल्ली है तो इसमें छिद्र होंगे जगह जगह, इनसे पानी में बाहर निकल गई और वो पानी के साथ इस पात्र से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आती है भैया कि ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे गति से होती है अपोहन की क्रिया। अगर हमें इसको शीघ्रता से करना है इस क्रिया को, तो हम इसमें विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे। और जब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो उस विधि को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोडायलाइसिस। उसको कहेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस। कब? जब हम इसमें विद्युत धारा का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोडायलाइसिस की विशेषता क्या है? इसमें तुरंत डायलाइसिस होगा, यानी तीव्र वेग से होगा। अब इसमें करते कैसे हैं? इसमें हम
एक पात्र लेंगे और उसमें दो झिल्लियां, मान लीजिए हमने एक ये पात्र ले लिया, ऐसे ये ले लिया, ये हमने एक पात्र यहां ले लिया है भैया, इसमें हमने दो पार्टीशन कर दिए ये, ठीक है। पार्टीशन क्या है, इसमें झिल्ली है, इसमें सूक्ष्म छिद्र है ये, ठीक है। तो इस क्रिया में हमने क्या करा, एक पात्र लिया और उस पात्र में अपोहर झिल्ली ले ली दो, उन दो लेने से ये तीन कक्ष बन गए, 1 2 3। इसने इस पात्र को तीन कक्षों में बांट दिया, दो झिल्लियों में। मध्य वाले कक्ष में तो इसमें हमने ले लिया कोलाइडी सॉल्यूशन, जिसे हमें इंप्योरिटी अलग करनी है, जिसमें प्योर करना है। और जो दो इलेक्ट्रोड, जो दो शेष भाग बचे, एक में हमने लगा दिया यहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या पॉजिटिव इधर लगा दो चाहे, और एक लगा दिया इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये ऐसा समझो, इनमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए यहां दोनों भागों में। अब क्या होगा, जब हम इसको स्रोत से जोड़ देंगे, विद्युत धारा स्रोत से, तो उसमें क्या होगा, एक चीज और करेंगे, इधर से वाटर सप्लाई देंगे और इधर से भी वाटर सप्लाई देंगे, ठीक है, दोनों तरफ से वाटर देंगे। इस पानी के अंदर ही क्या होगा, जब इसमें देंगे इधर से तो इधर वाले कण घुल जाएंगे, इधर से देंगे तो इधर वाले कण घुलेंगे, और ये इसके पीछे से निकल के इधर से बाहर आ जाएंगे, इंप्योरिटी वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, जब विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देंगे तो इसके अंदर जो कोलाइडी विलयन है उसमें कुछ अशुद्धियां तो धनावेशित होंगी, प्लस वाली भी होंगी और ऋणावेशित भी होंगी। तो ऋणावेशित अशुद्धियां तो इधर की तरफ भागेंगी और धनावेशित अशुद्धियां इधर भागेंगी, और ये पानी में घुलकर या पानी में आकर पानी के साथ बाहर निकल जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, वैद्युत अपवहन। समझ में आ गई। अब तीसरी प्रोसेस, तीसरी मतलब पहली तो थी फिल्ट्रेशन, वो अविलय के लिए थी। विलय के लिए पहली हो गई थी अपवहन, साधारण अपवहन जिसे कह सकते हैं, दूसरी हो गई थी वो वैद्युत अपवहन। अब एक तीसरी हो गई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या अगर हम खाली विलय के लिए मांगे तो पहली अपवहन, दूसरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म फिल्टर। देखो वो क्या है, दूसरी प्रोसेस है अति सूक्ष्म फिल्टर, इसको हम निस्यंदन भी कहते हैं। निस्यंदन किसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्यंदन, निस्यंदन, ये सब एक ही चीज के नाम। इसमें भैया क्या होता है, इस क्रिया में अति सूक्ष्म फिल्टर पत्रों की सहायता से, जो इसमें हम फिल्टर पेपर लेते हैं लेकिन उनके जो छिद्र हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर की सहायता से यहां क्रिया कराई जाती है अति सूक्ष्म फिल्टर की। तो इसको कैसे परिभाषित कर देंगे, या अति सूक्ष्म फिल्टर को परिभाषित करो पहले तो। ये क्या होते हैं, जो फिल्टर घुले हुए पदार्थ के कणों को बाहर निकलने देता है लेकिन कोलाइडी पदार्थ के कणों को बाहर नहीं निकलने देता, उन्हें रोके रहता है, उसे हम अति सूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। इन फिल्टर पेपर को जो है वो सामान्य फिल्टर पेपर की तुलना में इनके छिद्र बहुत छोटे होते हैं, और ये फिल्टर पेपर सामान्य फिल्टर पेपरों से ही बनाए जाते हैं, बस उनके छिद्रों को छोटा कर देते हैं। अब छोटा कैसे करोगे,